नमस्कार। 4 पीएम में आपका हार्दिक स्वागत है। कल पहली चर्चा मेरी थी और आप लोगों का स्नेह मिला। आप लोगों ने मेरे वीडियो को सुना और टिप्पणी की, बड़ी अच्छी टिप्पणी की। मुझे भाव विभोर कर दिया। मुझे अच्छा लगा कि आप लोग वीडियो देखते हैं। आज मेरी दूसरी वीडियो है और वास्तविकता में मैं ये चिंतन कर रहा था, मैं ये सोच रहा था कि भारतवर्ष में वो कौन-सा प्रदेश है जहां के लोग सबसे ज्यादा निष्ठावान हैं और बुद्धिमान हैं। बड़ा जटिल प्रश्न है। आप लोग भी आश्चर्यचकित होंगे कि स्वामी साहब ने क्या बात छेड़ दी। कैसे कह सकते हैं कि कोई प्रदेश के लोग ज्यादा बुद्धिमान हैं, अच्छे हैं या खराब हैं। लेकिन मैंने कहा जोखिम उठाते हुए मैं आपको मुखातिब हूं और आपसे बात करूं। तो मैंने एक एक प्रदेश के लोगों की और उनके इतिहास का चिंतन करने का प्रयास किया। सबसे पहले मेरे दिमाग में जो राज्य आया वो गुजरात था। तो मुझे लगा कि गुजरात प्रदेश कितना महान प्रदेश, कितना अच्छा प्रदेश, कितना वहां की मिट्टी कितनी अच्छी मिट्टी कि वहां पैदा हुए महात्मा गांधी। पोरबंदर में जहां वो पैदा हुए, जिस मकान में उनका जन्म हुआ, मैं गया, मैंने मत्था टेका और मैंने ये सोचा कि विश्व को एक ऐसा संत दिया गुजरात ने, पोरबंदर ने, जिसको आज तक पूरा विश्व श्रद्धा के भाव से अपना मस्तक नवाता है। जब G20 की मीटिंग हुई, विदेशी मेहमान आए तो माननीय मोदी जी सारे विदेशी मेहमानों को ले गए और सबने महात्मा गांधी के सामने मत्था टेका। गुजरात के पुत्र के सामने मत्था टेका। सरदार पटेल हिंदुस्तान को एकजुट करने में उस प्रदेश ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। लौह पुरुष गुजरात जैसा महान प्रदेश ने दिया। लेकिन फिर जब दूसरी तरफ मैंने देखा तो मैंने नीरव मोदी देखे, मैंने मेहुल चोकसी देखे, मैंने और कुछ भी देखे, राजनीतिक लोग देखे। अब उनका नाम क्यों लूं, खतरनाक है उनका नाम लेना, खतरे से खाली नहीं है। लेकिन आप ये देखिए, गुजरात की वो धरती जिसने महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसे महापुरुष दिए, उन्होंने ऐसे भी लोग पैदा किए जिन्होंने देश की धन संपदा को लूटकर विदेश में जाकर बस गए, बैंकों को लूटा, बैंकों को धोखा दिया, हजारों करोड़ रुपए लिए और भाग गए। ये किरण भाई पटेल थे, Z+ सिक्योरिटी लेके पूरे कश्मीर घूमते रहे, विदेश हुआए, उत्तराखंड घूम आए, Z+ सिक्योरिटी लेकर। गुजरात के थे। आज तक ये नहीं पता चला कि उनको Z+ सिक्योरिटी की रिकमेंडेशन किसने दी थी। गुजरात के थे। और भी लोग हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं। योग्यता उनकी अगर आप चेक करें तो आपको पता चलेगा क्या उनकी योग्यता है। लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण क्रिकेट एसोसिएशन के पद पे हैं, गुजरात के हैं। तो गुजरात के बारे में मैंने कहा कि हाँ, गुजरात में अच्छे लोग भी हैं और ऐसे भी लोग हैं जो देश की संपदा लूटकर भागते हैं। फिर मेरी निगाह महाराष्ट्र के पे पड़ी। मैंने कहा महाराष्ट्र वो जन्मभूमि जहां पे शिवाजी महाराज जैसे लोग ने जन्म लिया और अपनी छोटी सी सेना लेकर जिस प्रकार का संघर्ष उन्होंने किया और विश्व को सिखाया कि युद्ध कैसे किया जाता है जब आपकी छोटी सेना हो और अगले के पास बड़ी सेना हो। तो एक प्रकार की जो गुरिल्ला वारफेयर है उसके जन्मदाता महाराज शिवाजी थे। वो महाराष्ट्र की संतान। महाराष्ट्र ने बड़े महान पुरुषों को जन्म दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, पढ़ाई लिखाई उनकी गुजरात में जरूर हुई, लेकिन बेसिकली वो मराठी थे, महाराष्ट्र के थे। तो महाराष्ट्र ने ऐसे महान लोगों को जन्म दिया। लेकिन जब दूसरी तरफ दृष्टि मैंने डाली तो महाराष्ट्र ने एकनाथ शिंदे जैसे व्यक्ति को भी जन्म दिया,
जो उद्धव ठाकरे के और बाला साहब ठाकरे के सबसे नजदीकी व्यक्ति थे, जिन पे सबसे ज्यादा विश्वास बाला साहब करते थे और उद्धव ठाकरे करते थे। जब उद्धव ठाकरे का स्वास्थ्य खराब हुआ तो उन्होंने सारी जिम्मेदारी एकनाथ शिंदे पे दे दी। और महाराष्ट्र वही जगह है जहां पे शिवाजी महाराज के साथ धोखा हुआ था। तो जो शिवाजी महाराज के साथ धोखा हुआ था वो उद्धव ठाकरे के साथ भी हुआ, वो बाला साहब की विरासत के साथ भी हुआ। अजीत पवार, जिनका लालन पोषण शरद पवार जी ने किया, और शरद पवार जी आज के तारीख में सबसे वयोवृद्ध और सबसे जानकार राजनीतिज्ञ हैं। जिस प्रकार उन्होंने अपनी बेटी को पाला पोसा, सुप्रिया सुले को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया बारामती से, वैसे ही अपने भतीजे अजीत पवार को भी बढ़ाया। लेकिन अजीत पवार ने, महाराष्ट्र के रहने वाले अजीत पवार ने, उस धरती के, जिस धरती से शिवाजी महाराज रहे और जहां पे बाला साहब, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर रहे, वहां पे उन्होंने अपने चाचा को धोखा दिया। माननीय मोदी जी ने उन पर 72,000 करोड़ का घपले का आरोप लगाया था और 2 दिन के बाद वो बीजेपी में चले गए। प्रफुल्ल पटेल जी को ले गए, छगन भुजबल जी को ले गए, सारे आरोप मुक्त हो गए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। छगन भुजबल जी भी मिनिस्टर बन गए। प्रहलाद, जो ये अपने प्रफुल्ल पटेल साहब हैं, वो भी आरोप मुक्त हो गए। उन पे आरोप था कि उन्होंने 15 हवाई जहाज खरीद लिए थे, जबकि उस समय एयरलाइंस को उनकी आवश्यकता नहीं थी, लीज पे ले लिए थे, खरीदे नहीं थे। और लीज एग्रीमेंट में उनको लीज एग्रीमेंट को खत्म करने का कोई प्रावधान नहीं था। तो एक प्रकार से लीज जिनसे लिया उन कंपनियों को मुफ्त में पैसा दिया गया था। और जो हुआ सो हुआ, सीबीआई ईडी ने उन पे आरोप लगाया, आरोप वो बनाया, एफआईआर लिखी, एफआईआर में ये सारी चीजें हैं। और उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और आज दोषमुक्त हो गए। तो मुझे लगा कि महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज जैसे लोग भी हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे लोग हैं, और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार जैसे लोग भी हैं। फिर मेरी निगाह पंजाब में पड़ी। पंजाब में मैंने कहा, क्या वीर लोगों की जन्म भूमि, जहां गुरु महाराज लोगों ने अपनी जान दी, देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा के लिए हमेशा पंजाब अग्रणी रहा, देश का नाम हमेशा उन्नत रखा। सेना में सबसे ज्यादा लोग पंजाब के, ऐसे ऐसे रणबांकुरे हमने देखे पंजाब के। लेकिन हमने वो राजा पटियाला भी देखे, जो पंजाब के, जिस परिवार से उनका संबंध रहा और जिस परिवार की वजह से, जिस पार्टी की वजह से वो मुख्यमंत्री बने और बार बार उनको अध्यक्ष भी बनाया गया, चीफ मिनिस्टर भी बनाया गया, बाकी लोगों को इग्नोर किया गया। उन्होंने भी अपनी पेरेंट पार्टी से धोखा किया और बीजेपी ज्वाइन कर ली। बलराम जाखड़ जी के पुत्र, बलराम जाखड़ जी कांग्रेस के बड़े नेता थे, स्पीकर थे, मिनिस्टर रहे, एमपी रहे, सब कुछ रहे। 30-40 साल का एसोसिएशन। सुनील जाखड़ बहुत बड़े नेता थे पंजाब के कांग्रेस के, लेकिन बीजेपी शामिल हो गए। और तो पंजाब में भी मैंने कहा ऐसे भी लोग हैं जो रणबांकुरे हैं, जो शौर्यवान हैं, जो वीर हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो उन वीरता पे दाग लगाते हैं। तो पंजाब भी अच्छे लोगों से भी भरी हुई है, खराब लोगों से भी भरी हुई है। कश्मीर, महाराजा हरि सिंह ने अगर पंडित नेहरू से न कहा होता और भारतीय सेना वहां न पहुंची होती और कश्मीर को हमारे देश में मिलाने की स्वीकृति हरि सिंह जी ने न दी होती, तो आज कश्मीर हमारा पार्ट ना होता। जो पाकिस्तान के घुसपैठिए थे, उन्होंने पूरा प्रयास किया था कि कश्मीर को उधर ले जाएं, लेकिन हरि सिंह जी ने वो किया, भारत के साथ संबद्ध होने का फैसला किया और कश्मीर ने बड़े महान लोग पैदा किए, बड़े बड़े लोग जम्मू एंड कश्मीर ने पैदा किए। लेकिन उसी प्रदेश ने
गुलाम नबी आजाद जैसे भी लोग पैदा किए। 30-40 साल कांग्रेस में, युवा कांग्रेस से आगे बढ़े, मंत्री रहे, राज्यसभा में भेजे गए, सारे पदों का आनंद उन्होंने लिया और उसके बाद केवल अपनी कोठियां बचाने के लिए राज्यसभा पद खत्म होने के बाद, यहां तो राज्यसभा से बर्खास्त करके कोठियां खाली करा ली जाती हैं। उनका राज्यसभा का टर्म खत्म हो गया, लेकिन कोठियां मिली हुई हैं दिल्ली में भी और कश्मीर में भी। उस लालच में उन्होंने उस पार्टी को धक्का दे दिया जिन्होंने 40 साल उनको पाला पोसा। तो ये निर्णय हुआ कि कश्मीर भी अच्छे लोगों से भरा हुआ भी है और बुरे लोगों से भरा हुआ भी है। फिर आए मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश भी योद्धाओं की और महान लोगों के प्रदेश, लेकिन वहां भी एक महाराज, अब ये महाराजाओं का हिसाब है। आप देखिए कोरिलेशन है, पंजाब के महाराज, मध्य प्रदेश के महाराज। मध्य प्रदेश के महाराज जिनके पिता मंत्री रहे, राजीव गांधी के अभिन्न मित्र थे, राहुल गांधी के सबसे बड़े अभिन्न मित्र थे, मतलब जो राहुल गांधी के यहाँ किसी भी समय बिना किसी परमिशन के या अपॉइंटमेंट के सीधे घुस सकते थे, उसमें वो महाराज थे ग्वालियर के। लेकिन उन्होंने मौका देखा अपने राजनीतिक हितों के लिए, 1.5 लाख वोट से चुनाव हारने के बाद तो बीजेपी में शामिल हुए, राज्यसभा का टिकट मिला, जीते और मंत्री बन गए। तो मध्य प्रदेश भी ऐसा प्रदेश जहां अहिल्याबाई होलकर जैसे, क्योंकि मैं अपने जीवन में बहुत जगह गया, बहुत तीर्थ स्थान गया, मंदिरों में गया, लेकिन जितनी ज्यादा शांति और जितनी ज्यादा वाइब्रेशंस पॉजिटिव मुझे मिली, वो इंदौर के अंदर जब अहिल्याबाई होलकर जी के मकान में मैं गया जहां वो रहती थी, जितनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस मुझे वहां मिली वो कहीं नहीं मिली। वो मध्य प्रदेश जहां अहिल्याबाई होलकर जैसी मां थी, रानी थी, जैसे अपने पुत्र को भी, क्योंकि उस महिला का अपमान किया था, हाथी के पैर तले उसको कुचलवा दिया था। ये वो प्रदेश में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। इन लोगों की आत्मा तब नहीं कांपी जब मणिपुर के अंदर महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, जब 13 महीने किसानों के साथ अत्याचार हुआ, अनाचार हुआ, जब हरियाणा गवर्नमेंट के लोगों ने अपने अधिकारों से बाहर जाके पंजाब की सीमाओं के अंदर कीलें गाड़ दी, बोल्डर्स लगा दिए और शुभकरण सिंह की गोली मार के हत्या कर दी, तब भी इनकी आत्मा नहीं कांपी। जब उन पहलवान बेटियों ने जिन्होंने पदक जीते थे हिंदुस्तान के लिए, उनको सड़कों पे घसीटा गया, जंतर मंतर पे वो बैठी रहीं, इनकी आत्मा तब भी नहीं कांपी। इसका माने मध्य प्रदेश भी अच्छे लोगों का प्रदेश है, खराब लोगों का प्रदेश भी है। बिहार, कुंवर सिंह, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कुंवर सिंह की बात सुनकर। मेरी तो 72 साल की उम्र है। कुंवर सिंह जी 80 साल के थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए 80 साल की उम्र में उन्होंने युद्ध किया, लीड किया, हाथ कट गया, एक हाथ से लड़े, मरते दम तक अंग्रेजों से युद्ध करते रहे। ये बिहार, वो बिहार जहां कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता थे, जिनके पास 2 कुर्ते पजामे होते थे, बड़े नेता थे, चीफ मिनिस्टर भी रहे, लेकिन 2 कुर्ते पजामे के अलावा उनके पास कुछ होता नहीं था। सादा जीवन, उच्च विचार, वो बिहार आज पलटू राम के लिए फेमस है। पलटू राम जी के क्या सिद्धांत है मुझे नहीं पता। कभी वो सेकुलर हो जाते हैं, कभी वो कम्युनल हो जाते हैं, काफी कभी जातीय जनगणना के फेवर में हो जाते हैं, कभी जातीय जनगणना के विरोध में हो जाते हैं। कभी उन्हें लालू प्रसाद यादव अच्छे लगने लगते हैं, कभी खराब लगने लगते हैं। तो वो प्रदेश कुंवर सिंह का प्रदेश, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रदेश, कर्पूरी ठाकुर का प्रदेश और पलटू राम का प्रदेश भी, ऐसे लोगों का प्रदेश भी जिनके लिए कोई नैतिक मूल्य नहीं, जिनके लिए कोई प्रतिबद्धता नहीं, कोई सिद्धांत नहीं। तो निष्कर्ष निकला कि बिहार भी अच्छे लोगों से भी भरा हुआ है और बुरे लोगों से भरा हुआ है। एक एक प्रदेश पे आप निगाह डालिए,
उस प्रदेश में आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जिन्होंने भारतीय सभ्यता संस्कृति का मान रखने के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए, देश की धर्मनिरपेक्षता को और भारत को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपने प्राण दिए। और ऐसे भी लोग दिखे हर प्रदेश में जिन्होंने पद के लालच में, कोठियों के लालच में, लाल झंडी लगी हुई कार लेने के लालच में अपने दीन ईमान को बेच दिया। तो देश को निर्णय लेना है। और मुझे लगा, जब मैंने पूरे देश के प्रदेशवार लोगों का, उनके इतिहास का अध्ययन किया, मुझे लगा हर प्रदेश में ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश के मान को बढ़ाया है और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने देश के मान को घटाया है। अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो ये निर्णय लेना बहुत मुश्किल है, किस प्रदेश के लोग ज्यादा बुद्धिमान हैं, अच्छे हैं, और किस प्रदेश के खराब हैं। ये निर्णय लेने में असमर्थ रहा। लेकिन असली जो युद्ध है, असली जो वैचारिक युद्ध है, वो युद्ध इस बात का है कि देश में लोकतंत्र रहेगा या तानाशाही रहेगी। अभी तक लोगों ने अपने जीवन काल में तानाशाही नहीं देखी है। पढ़ा है, जर्मनी के बारे में पढ़ा है, नॉर्थ कोरिया के बारे में पढ़ा है, रूस के बारे में पढ़ा है, चाइना के बारे में पढ़ा है, झेल ही नहीं है। उन्हें पता नहीं कि तानाशाही में होता क्या है, इसलिए वो समझ नहीं पा रहे हैं शायद जब तानाशाही आएगी तो होगा क्या। पुलिस, सीबीआई, ईडी किसी के दरवाजे पे आ जाएगी। घूस लेने वाला कोई और होगा, घूस देने वाला कोई और होगा, लेकिन अरेस्ट आप कर लिए जाएंगे और उसके बाद आपको रिमांड में रखा जाएगा। अच्छा खासा 1.25 साल 1.5 साल आपके निकाल दिए जाएंगे। और जैसे अनिल देशमुख 13 महीने जेल में रहे, संजय राउत रहे, और बाद में कहा गया कि नहीं, दोषमुक्त कर दिया कोर्ट ने, और वैसे ही सत्येंद्र जैन भी रिहा होंगे, मनीष सिसोदिया भी होंगे, संजय सिंह भी होंगे, अरविंद केजरीवाल भी होंगे, लेकिन बंद तो कर ही दिया। उनकी स्वतंत्रता का हनन तो हो ही गया, उनकी जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका हनन तो हो ही गया, उनकी स्वतंत्रता का हनन तो हो ही गया। तो उस दृश्य की कल्पना करिए। तो उसके बाद जो भी पैसे वाला आदमी है, जो भी ताकतवर आदमी है, अगर उसको फर्जी मुकदमों में भी अरेस्ट किया जा सकता है और रिमांड में लिया जा सकता है, और ईडी की रिमांड में और अरेस्ट में, क्योंकि बेल नहीं बहुत आसानी से मिलती है, इसलिए कई महीनों तक, सालों तक उसको जेल में रहना पड़ सकता है। बाद में कोर्ट दोषमुक्त कर देगा, होता क्या, तब तक तो अब पछताए क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत, इलेक्शन जीत लेंगे। इनकम टैक्स एक्ट में पॉलिटिकल पार्टीज को दिए हुए डोनेशन पे कोई टैक्स नहीं है, लेकिन चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे सीपीआई हो या सीपीएम हो, नोटिस दिए जा रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जा रहा है, उनके बैंक अकाउंट से पैसा निकाला जा रहा है इनकम टैक्स द्वारा, जबकि उसका प्रोविजन ही नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविजन नहीं, लेकिन किया जा रहा है। और लोग नहीं समझ में आए कि तानाशाही में होता क्या है। अभी तो ट्रेलर है, आगे तो पिक्चर दिखेगी। तो मेरे में तो इतनी शक्ति नहीं है कि मैं पूरी पिक्चर देख सकूं। मैं तो ट्रेलर से ही मेरी दहशत हो रही है, कपकपी चढ़ रही है। अगर पूरी पिक्चर देखना चाहते हैं तो चखिएगा, आपको आनंद आएगा, फिर तानाशाही का आनंद आप लेंगे, मैं मुस्कुराऊंगा, क्योंकि मैंने तो चेतावनी दे दी, मैंने तो बता दिया लोकतंत्र से बढ़िया कोई चीज नहीं, संविधान से बढ़िया कोई चीज नहीं। संविधान रहेगा तो रहेंगे हमारे और अंग्रेजों के शासन में, और स्वतंत्र शासन में अगर कोई एक भिन्न है, करता है, जो कड़ी है, वो संविधान है। और वर्ल्ड का सबसे सुंदर संविधान भारतवर्ष का है। और ये संविधान का जिस प्रकार से संवैधानिक मूल्यों का हनन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेता है, कमेटी बनाता है, चुनाव आयोग के चयन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर अपोजिशन होंगे, और एक अध्यादेश लाया जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया जाता है और एक मिनिस्टर को डाल दिया जाता है। खत्म, संविधान खत्म। संवैधानिक पीठ निर्णय लेती है कि दिल्ली सरकार का मुखिया चीफ मिनिस्टर होगा, लोकतांत्रिक रूप से चुनाव हुआ व्यक्ति होगा, लेकिन अध्यादेश लाया जाता है, निर्णय लिया जाता है, नहीं एलजी होगा। खत्म। तो जो लोग मुस्कुरा रहे हैं, जो आनंदित हो रहे हैं कि दूसरे के घर में पिटाई हो रही है, नंबर आपका भी आएगा, मेरा भी आएगा, सबका आएगा। तो जिस प्रकार का प्यारा भारतवर्ष हमने पिछले
सालों में देखा है, 10 साल को छोड़ दिया जाए अगर तो। अगर वैसा भारतवर्ष चाहते हैं जैसे अटल जी के ज़माने में था, पंडित नेहरू के ज़माने में था, राजीव गांधी के ज़माने में था, तो अपने विवेक का उपयोग कीजिए, लोकतंत्र को बचाइए, और नहीं करते, आप जाने, आपका काम जाने। प्रणाम, नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद। अपने कमेंट दीजिएगा ताकि मेरे को डायरेक्शन मिले और गाइडेंस मिले।